बच्चों नमस्कार। आज का पाठ है मराठी के विख्यात साहित्यकार आनंद यादव जी की रचना जूझ। पाठ हम पढ़ेंगे। यह आनंद यादव जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस रचना पर सन 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस कहानी में एक ग्रामीण कृषक बालक को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, जूझते हुए दिखाया गया है। और इस पाठ का नाम भी क्या है? जूझ। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। और वह बालक कोई और नहीं, इस पाठ के लेखक स्वयं आनंद यादव जी हैं। आनंद यादव के परिवार में उसके पिताजी, जिसे वह दादा कहकर पुकारते थे, और उनकी माँ, 3 लोग रहते थे। आनंदा अपने दादा से बात नहीं कर पाता था क्योंकि उनके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं थे और बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। दादा सारा दिन गांव में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे में भी जाते थे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उनके पिताजी का चरित्र कैसा था। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ भी नहीं बटाते थे, कोई काम नहीं करते थे। सारा काम वो अपने पुत्र लेखक को ही कराते थे। उसका नाम था आनंदा। खेत का सारा काम भी आनंदा ही करते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को विद्यालय नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ ले, और बालक आनंदा भी चाहता था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं और कुछ नौकरी करूं। लेकिन दादा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। सब लोग डरते थे। उसके दादाजी पिताजी उनको बहुत गुर्राते थे। आनंदा और उसकी माँ ने उस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, दत्ताजी राव। उनका कहना सब लोग, उस गांव के लोग मानते थे। उनके पास जाने के लिए सोचते हैं कि चलो उनके पास जाते हैं और इस समस्या को बताते हैं। हो सकता है दत्ताजी के समझाने पर दादाजी मान जाए, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। इसलिए दत्ताजी राव के पास बालक आनंदा और उनकी माँ जाते हैं और सारी समस्या को बताते हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि दादा को मेरे पास भेजना, मैं समझाऊंगा। राव साहब भी चाहते थे, दत्ताजी राव, कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व है। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया, समझाया और कहा कि तुम बालक आनंदा को पाठशाला क्यों नहीं भेजते हो? तेरी ओर से पाठशाला भेजने में अब कोई बाधा नहीं आना चाहिए। यदि तुम बालक आनंदा को नहीं पढ़ा लिखा सकते, खर्च करने में असमर्थ हो, तो मैं उसका स्वयं खर्च उठाऊंगा। इस प्रकार से दत्ताजी राव उनके पिताजी को, दादाजी को समझाते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दत्ताजी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है, क्योंकि आज के युग में इस प्रकार से दूसरों की पढ़ाई लिखाई का खर्च करने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। दूसरों की भलाई करने वाले बहुत कम लोग ही मिलते हैं। तो आनंदा जब पहली बार पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत खुश हो गया बालक आनंदा। उसे 5वीं में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले एक कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। एक चौहान नाम का एक लड़का था। वो बहुत उनके साथ शरारत करता था। उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया करते थे, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि वह पाठशाला ही नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन में ही मुश्किलों का सामना करते आया था। इसलिए सोचता है कि नहीं, मैं पाठशाला जाऊंगा। बसंत पाटिल नाम का एक होशियार लड़का था। उसका दोस्त बन गया आनंदा का मित्र बन गया। आनंदा बसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और हर कार्य वह बहुत अच्छे से करने लगा। मस्त अपने पुस्तक कॉपी पर जिल्द चढ़ाता था और पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान से करने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी। उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा। पाठशाला में एक गुरुजी थे जो बहुत अच्छे शिक्षक थे। उसका नाम था सौंदलगेकर। श्री सौंदलगेकर जी मराठी के अध्यापक हैं।
वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते थे। पूरे अभिनय के साथ, हाव भाव के साथ वो कविता सुनाते थे, गीत गाते थे। सुनने वाले भी मुग्ध हो जाते थे। उनके पास सुरीला गला था, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। छंद, दोहा, चौपाई, सोठा को किस प्रकार से, किस लय से पढ़ना है, कैसे गाना है, इस प्रकार की सारी योग्यता उस शिक्षक में था। आनंद को उनकी कविताएं बहुत अच्छी लगती थी कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करता तो हर समय उन्हें गुनगुनाने लगता, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा कि मेरे गुरुजी इतना अच्छा कविता लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं क्यों कविता की रचना नहीं कर सकता। वह स्वयं प्रयास करने लगा। उसे अपने गुरुजी को दिखाता था कि कहीं गलती तो नहीं है, जिससे कविता में जो भी कमी है उसे वह ठीक कर सके। और इसी कारण आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया, बहुत करीबी बन गया। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल होती तो वह उसमें लिखते, लेकिन कई बार कागज पेंसिल नहीं होता था तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता, या पत्थर की शिला पर ही वो कंकड़ से कविता लिख लेता था। इतनी रुचि कविता के प्रति उसके मन में बढ़ गई। कभी कभी कविता रविवार के दिन भी वो लिख लेता था, और यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात में ही मास्टर जी के घर जाकर कविता उनको दिखा देता था। इस प्रकार आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया। अब वह अलंकार, छंद, लय आदि को बहुत बारीकी से समझने लगा था, और कविता की लगन उससे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई न कोई मधुर गीत बजता ही रहता। वह अनेक प्रकार की कविता रचना करता और उसे स्वयं गाता, और खेतों के काम में भी मन लगाकर वह खेतों काम को भी करता था। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, बालक आनंदा के मन में दृढ़ निश्चय के कारण, आत्मविश्वास के कारण वह पढ़ाई करने विद्यालय जाता है और एक अच्छे कवि भी बन जाता है, एक अच्छे लेखक बन जाता है, और खेत के सारे काम को भी मन लगाकर करता है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अनेक संघर्ष करने के बाद वह इस अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यदि हमारे मन में विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो और कोई भी कार्य के प्रति लगन हो, निष्ठा हो, तो हम उस कार्य को कर सकने में सक्षम हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कभी अपना आत्मविश्वास कम नहीं करना चाहिए और कोई भी काम को दृढ़ निश्चय करके करना चाहिए, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है।